गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चैप्टर में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पहले पढ़ लिया है, जिसके अलग अलग स्रोत हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहले भूकंप के विषय में पढ़ेंगे कि भूकंप क्या होता है। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी या धरातल का कंपन। इसका मतलब है जब पृथ्वी के ऊपर, धरातल के ऊपर कुछ कंपन महसूस होता है। ये कंपन बहुत कम भी हो सकता है और बहुत अधिक भी हो सकता है, जिसको भूकंप कहा जाता है। इसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और जहाँ से इसका उद्गम होता है उस केंद्र को एपिसेंटर बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और वो केंद्र जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर सबसे पहले तरंगे पहुँचती है, पृथ्वी का वो तल जिस स्थान पर सबसे पहले तरंगे पहुँचती है उसे एपिसेंटर इंग्लिश में या हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। अब जहाँ पर सबसे पहले तरंगे पहुँचती हैं उसे, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकेंद्र कहते हैं। वो भूकंप का उद्गम स्थान माना जाता है और उस जगह से जो तरंगे हैं उसकी दिशाएं देखी जाती हैं, जिससे हम सिस्मोग्राफ यंत्र से उस भूकंप की तरंगों को कहाँ पहुंचने वाली है इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, जिसके साथ उसे हम बता सकते हैं कि उसने अब कहाँ पर आना है। इससे हम धन और जन दोनों की जो हानि होने वाली है उससे हम बचा सकते हैं। भूकंप के विषय में आपने पहले भी सुना होगा कि भूकंप आता है तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, और जब भूकंप आता है तो उसमें तरंगे बाहर निकलती हैं। ये आपने शायद नहीं सुना होगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तरंगों के प्रकार, जब भूकंप आता है तो 3 तरह की तरंगे बाहर निकलती हैं, जिसमें सबसे पहले आने वाली तरंगों को पी तरंगे यानी प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और जो दूसरे नंबर पर इसके बाद आती हैं तरंगे उसे हम सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। क्योंकि ये सेकंड नंबर पर आती है इसलिए इसको हम सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। और जो तीसरे नंबर पर आती हैं तरंगे, जो सबसे, क्योंकि इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है, और इसको कहते हैं एल तरंगे यानी लैंड वेव्स। इसे कहते हैं धरातली तरंगे। ये बहुत कम स्पीड में चलती हैं इसलिए इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके सबसे लास्ट में इसको देखा जाता है, ये पहुंचती हैं और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये लैंड वेव्स हैं। ये धरातल के ऊपर चलने वाली तरंगे हैं, इसलिए धरातल के ऊपर जितना नुकसान होता है वो इन्हीं तरंगों के साथ होता है। और जो सबसे पहले निकलने वाली तरंगे हैं जिनको हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राइमरी वेव्स, वो क्या करती हैं, वो धरातल पर पहुंचकर उसके बाद ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों ही अवस्थाओं में से आराम से गुजर जाती हैं। जैसे अब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है और ये तरंगे पृथ्वी के अंदर तक होकर आती हैं। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में चली जाती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, एस वेव्स, वो क्या करती हैं, वो पृथ्वी पर पहुंचकर उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जो ठोस भाग है केवल पृथ्वी का, सिर्फ उसी में से गुजरती हैं। इसलिए ये तरंगे भूगर्भ में नहीं जाती। भूगर्भ मतलब पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग है, उसे हम भूगर्भ कहते हैं। वहाँ तक ये नहीं पहुँचती हैं, क्योंकि भूगर्भ क्या है, पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग तरल अवस्था में है। इसलिए ये तरंगे जो हैं पृथ्वी के अंदर नहीं जाती। हमने यहाँ पर इस चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पढ़ना है, जिसके लिए हमने अलग अलग स्रोत देखे हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो स्रोत आज हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, इस स्रोत के अनुसार जैसे तरंगों के विषय में हमने देखा है कि तरंगे 3 तरह की हैं और कुछ ठोस में चलने वाली, जैसे
सेकेंडरी वेव्स, और ठोस, तरल और गैस अवस्था में चलने वाली प्राइमरी वेव्स। अब जैसे हमने इन तरंगों के बारे में, इनकी नेचर के बारे में हमें पता चल गया है, तब हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। अगर तो तरंगे अंदर तक, सेकेंडरी तरंगे अंदर तक जाती, तो हम ये कह सकते थे कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है, ठोस। लेकिन वो अंदर तक नहीं गई, इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल अवस्था में है। इसलिए हम इन तरंगों के अनुसार ये बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब यहाँ पर हमने पृथ्वी के इन भूकंप की तीनों तरंगों के विषय में पढ़ा है। आइए हम अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अनुसार हमने इसको 3 लेवल में रखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये पहुँचने के समय के अनुसार एक डायग्राम बनता है, जिसमें सबसे पहले क्या है, प्राइमरी तरंगे जो सबसे पहले पहुँचती हैं, सेकेंडरी जो सेकंड नंबर पर पहुँचती हैं, और जो लैंड वेव्स हैं, धरातली तरंगे, वो सबसे बाद में आती हैं। और एक और डायग्राम है जो हम बनाएंगे, जिसको हम ये कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी। अब ये देखिए, ये डायग्राम जो है ये हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। ये पृथ्वी की हमने ये शेप बनाई है, और ये आंतरिक भाग जिसे हम कोर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में से कोर बोलते हैं। ये जो भाग है ये पृथ्वी के सबसे अंदर वाला भाग है। क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, कि पृथ्वी की 3 तरह की परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली परत जहाँ हम रहते हैं, इसे भूपपड़ी भी बोलते हैं, इसे कहते हैं क्रस्ट। और उसके बीच वाला, आगे वाला भाग, इसे कहते हैं मेंटल। तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, और ये कोर है। कोर के अंदर ये कौन सी तरंगे हमने लिखी हैं, प्राइमरी तरंगे। प्राइमरी तरंगे अंदर तक जा रही हैं, ठीक है। सेकेंडरी तरंगे जो है यहाँ से मुड़ गई। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ना तो सेकेंडरी आई ना ही प्राइमरी आई, क्योंकि प्राइमरी कहाँ चलेगी, सीधा अंदर। अंदर वाला भाग कैसा है, तरल है, इसीलिए प्राइमरी तरंगे अंदर तक चलेगी, चाहे तरल है चाहे गैसीय है। तीनों जगहों पर चलने वाली तरंगे क्या होती हैं, प्राइमरी तरंगे। तो ये तरंगे क्या हैं, अंदर तक चली गई हैं। ये वाला हिस्सा जहाँ पर कोई तरंगे नहीं पहुँची, तो हम इसे लिखेंगे पी तरंग छाया क्षेत्र। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा डायग्राम है, देखिए ये सेकेंडरी तरंगों का है। ये कैसा है, इसमें ये बताया है ये प्राइमरी तरंगे तो यहाँ जा रही हैं, और ये सेकेंडरी तरंगे अंदर तक चली गई, नहीं जा पाई। कोर देखो खाली है, इसमें कोई तरंग नहीं है। तो ये एस तरंग छाया क्षेत्र है, जहाँ पर ना तो पी तरंगे पहुँची ना ही एस तरंगे पहुँच पाई, तो ये छाया क्षेत्र बन गया। और यहाँ पर जो है वापस क्यों मुड़ी हैं ये तरंगे, अंदर क्यों नहीं गई हैं, क्योंकि अंदर का भाग तरल है और सेकेंडरी तरंगे अंदर तक नहीं गई हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तरल अवस्था में है। तो ये तरंगों के अनुसार हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में भी जानकारी ले सकते हैं। आगे हम करेंगे भूकंप के प्रकार और उसकी माप। भूकंप के प्रकार, भूकंप भी कई प्रकार का होता है। भूकंप को आपने देखा होगा, आते हैं भूकंप, नुकसान करते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के भूकंप होते हैं, जिसमें सबसे पहले है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक क्या है, चट्टानों के खिसक जाने से जब भूकंप आता है। आपने चट्टानों को खिसकते हुए कभी देखा होगा, पर्वतों वाले क्षेत्र में कभी घूमने गए होंगे, तो वहाँ आपको कहीं रास्ते बंद हुए दिखे होंगे कि आज यहाँ पर क्या हो गया है, चट्टान खिसक गई है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। क्यों? विवर्तनिक भूकंप चट्टानों के खिसक जाने से क्यों खिसकती है चट्टानें? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वर्षा आती है या तापमान में परिवर्तन आता है, तो क्या होता है, चट्टानें पानी के साथ घुल जाती हैं। जो चीज़ें पानी में घुलने वाली होती है ना चट्टानों में, वो पानी के साथ घुल जाती है। जैसे जहाँ पर नमक पाया जाता है, या फिर जहाँ पर लोहे से कण पाए जाते हैं चट्टानों में, तो जो लोहा होता है उसका रिएक्शन होता है पानी के साथ। तो जैसे लोहे को जंग लग जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही जंग लगने के बाद भुरना शुरू होता है, बिल्कुल वैसे ही वो चट्टानें भी खुरनी शुरू हो जाती है, वो चट्टानें टूटनी शुरू हो जाती हैं। जब टूट जाती हैं तो जहाँ पर जगह खाली रह जाती है, तो वहाँ पर ऊपर की चट्टान खिसक कर नीचे आ जाती है। इस तरह से
चट्टानें खिसकती हैं, जिसे हम इसको एक दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अपर्दन होना या अपक्षय होना। अपर्दन या अपक्षय। अपर्दन का होता है मतलब कि चट्टानों का टूटना फूटना, जिसका कारण होता है बहता हुआ जल या हवा बहुत तेज़ चलने वाली जो चट्टानों को तोड़ती है। और जो अपक्षय होता है वो होता है जब चट्टानें एक दूसरे के ऊपर नीचे दब जाती हैं तो अपने ही स्थान पर टूट जाती हैं। और इसके अलावा जब तापमान में परिवर्तन आता है, जैसे ज़्यादा तापमान होता है, जैसे खनिज संसाधनों से बनी हुई चट्टानें होती हैं ना, आपने देखा मेटल्स जो होती हैं, लोहा गर्म होने पे फैलता है और फिर ठंडा हो जाता है, फिर सिकुड़ जाते हैं। इसी तरह से चट्टानों के अंदर भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, लोहे के कण हैं या और कई तरह के खनिज संसाधन हैं। तो जब गर्मी होती है तो वो फैल जाते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, बार बार इस क्रिया से चट्टानें टूट जाती हैं। इसे हम अपक्षय कहते हैं। ये अपक्षय की क्रिया कहलाती है। जब अपने ही स्थान पर चट्टानें टूटकर वहीं पर बिखरती हैं तो उसे अपक्षय कहा जाता है। तो इस अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं से जब चट्टानें खिसक जाती हैं तो उसे बहुत सारा भूकंप आता है, जिसे हम कहते हैं विवर्तनिक भूकंप। इसके अलावा जो सेकंड है हमारा ज्वालामुखी भूकंप। जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी कहाँ से आता है? पृथ्वी के अंदर से आता है। बहुत सारी परतों को तोड़कर वो बाहर निकलता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे आसपास के स्थानों पर कंपन महसूस होती है, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप। नियात भूकंप क्या होता है? जब खनन की क्रिया, खनन क्या है? खानों की खुदाई करना। जब खानों की खुदाई होती है, खनिज संसाधन बाहर निकाले जाते हैं, उसके लिए खानें बनाई जाती हैं। इसी तरह से जो खान है, जब उसकी जो ऊपर की छत होती है, जब वो टूट कर नीचे गिर जाती है तो उससे भी भूकंप आता है, कंपन महसूस होती है, तो उसे कहते हैं नियात भूकंप। विस्फोट भूकंप, जिससे क्या होता है? जब परमाणु विस्फोट किए जाते हैं या फिर कहीं पर कोई पर्वत है उसे विस्फोट से उड़ाया जाता है, जगह उन्हें खाली चाहिए, वहाँ पर स्थान खाली चाहिए, तो उससे भी क्या होता है? आसपास के स्थानों पर कंपन महसूस होती है, जिसे हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। इसके अलावा बांध जनित, जब बांध बनाया जाता है, जल का संचलन होता है, उससे भी जल का असंतुलन उत्पन्न होता है, तो उसे बांध की जो रुकावट है उसकी वजह से भी भूकंप आता है, उसे हम कहते हैं बांध जनित भूकंप। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसके साथ भूकंप आता है, और भी बहुत कारण होते हैं, जैसे उसमें तो हमने प्रकार पढ़े हैं भूकंप के, यही कारण भी कहलाएंगे। जैसे ज्वालामुखी क्रिया के कारण, जो हमने ज्वालामुखी भूकंप पढ़ा है वही होगा उसका कारण भी, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ज्वालामुखी के आने से। वलन और भ्रंशन क्या होते हैं? वलन होते हैं जब चट्टानों में बल पड़ जाते हैं, ऐसे। भ्रंशन का अर्थ होता है क्रैक्स पड़ने, जब चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स मैंने अभी आपको बताया था कि क्यों होते हैं ये तापमान में परिवर्तन के साथ, जब चट्टानें जो है फैल जाती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तापमान में अंतर आता है, उसकी वजह से ये चट्टानें अंदर की तरफ जब इसका दोनों तरफ से बल लगता है तो ये चट्टानें जो है टूटती नहीं है, क्योंकि ये मजबूत चट्टानें होती हैं, ठोस चट्टानें होती हैं, ये मुड़ जाती हैं, तो इससे वलन पड़ जाता है दोनों तरफ से। ये देखिए दोनों तरफ से बल आया तो चट्टानें क्या हुई? इस तरह से। और जब यही बाहर की तरफ फोर्स लगेगी तो चट्टान क्या होगी? बीच में से चट्टान टूट जाएगी, उसे हम कहेंगे, इसे कहते हैं भ्रंशन। ये भ्रंशन कहलाता है, ये वलन कहलाता है। वलन और भ्रंशन के साथ भी जो पृथ्वी का हिस्सा हिल जाता है उसकी वजह से भी क्या होता है? भूकंप आता है। जलीय भार, पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारा जल पाया जाता है, धरातल के ऊपर बहने वाला जल, महासागरों में, सागरों में, नदियों में, क्योंकि आपको पता है तापमान बढ़ने से इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा इसका भार नीचे वाले चट्टानों के ऊपर पड़ता है तो वो चट्टानें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, जिसके साथ पृथ्वी के ऊपर कंपन महसूस होती है, उसे कहते हैं जलीय भार के कारण भूकंप का आना। गैसों का फैलाव,
गैसों का फैलाव क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल जिसे कहते हैं, वो जल जब बहुत ज़्यादा उबलने लग जाता है, तापमान अधिक होने की वजह से ज़्यादा जल उबलने के साथ वो भाप बन जाता है। तो पृथ्वी के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है उसका, जिसके साथ पृथ्वी के ऊपर की जो परतें हैं वो टूटने लग जाती हैं, जिसे कहते हैं गैसों के फैलाव के कारण ऊपर की परतें जो है कंपन महसूस करती हैं, उसे कहेंगे भूकंप। गैसों का फैलाव, इस तरह से ये बहुत सारे कारण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसके कारण भूकंप आते हैं। कल हम इसके आगे भूकंप के प्रभाव और भूकंप का वितरण, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ भूकंप आता है और इसके माप के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।